हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एडुकोर पर। तो आज हम क्लास 9th के लेक्चर नंबर 6 को लेके आ गए हैं। लेक्चर नंबर 6 आप सबको पता होगा, जिन्होंने लेक्चर नंबर 5 तक वीडियो को देखा होगा उनको पता होगा कि हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और सारे सेल ऑर्गेनल्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। केवल 2 सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास में बचे हुए हैं, वो 5वां और 6वां, यानी 4 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके पहले कौन कौन से, एक बार फिर से याद कर लेता हूं हम लोग कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने आपको बताया। पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया, दूसरा गोल्जी बॉडी मैंने आपको बताया, तीसरा लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल। ठीक, तो हमारे पास में 4 सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें और 6वें, कुल मिला के आपको 6 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना था, जिसमें 2 बचे हुए हैं। तो 5वां सेल ऑर्गेनल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और 6वां है प्लास्टिड। पहले दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाया जाता है, जबकि जो प्लास्टिड होता है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आप रिकॉल कीजिए कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो आपको याद होगा कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था वैक्यूल। वैक्यूल केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, लेकिन हो सकता है कभी कभी पाया जाए, और जब पाया जाएगा तो बहुत ही छोटा होगा। लेकिन प्लास्टिड तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक से शुरू करते हैं बात। तो ये हमारा वही पुराना फिगर, इसमें देख लीजिए, ये है हमारा प्लास्टिड, ठीक है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने सेम उसी कलर से बनाया, ब्लैक वाला ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया है तो मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा किया यहाँ पे, और ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया था प्लास्टिड को, उस प्लास्टिड को मैंने बाहर यहाँ पे बनाया हुआ है आपको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे सारे सेल ऑर्गेनल्स थे, बस अंतर इतना है कि इसका फंक्शन थोड़ा सा सबसे अलग है। ये हेल्प करता है रेस्पायरेशन में। किसमें? रेस्पायरेशन में। अभी बताते हैं कैसे रेस्पायरेशन यानी श्वसन में सहायता करता है या श्वसन करता है सेलुलर कोश की श्वसन में। तो देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये स्फेरिकल है लगभग, लेकिन और सारे सेल ऑर्गेनल से इसमें कुछ आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। क्या अंतर है सर? सर इसमें जैसे मैंने न्यूक्लियस में देखा था 2-2 मेम्ब्रेन थी, ऐसे ही मुझको इसमें भी 2-2 मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसमें कितनी है? डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सीओ का मतलब सेल ऑर्गेनल्स। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है हमारे पास में। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, तो सर इसमें देखिए जो बाहर वाली ये मेम्ब्रेन है ये एकदम स्मूथ है, और इसमें जगह जगह पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन एकदम स्मूथ है, लेकिन जो अंदर की मेम्ब्रेन आपको ये दिखाई दे रही है जगह जगह पे फोल्ड है ये, ठीक है। ये जगह जगह पे आपको फोल्डिंग इसमें दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अंदर की तरफ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो सर यानी कि बाहर वाली को हम बोल सकते हैं स्मूथ, तो हाँ, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, OM यानी आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन यानी IM। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। OM का मतलब आउटर मेम्ब्रेन, IM का मतलब इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ, ठीक है, स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है हमारे पास में क्या है? वो रफ है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसको आपको याद रखना है। और इन फिंगर लाइन प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं, एक नाम दिया गया है इसका, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी आपको शब्द याद रखना है। क्रिस्टी क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो जगह जगह पे अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी अंगुली जैसी इनवेजिनेट की हुई है, अंदर की ओर धसी हुई है, इसको हम बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टी। ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी पे आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में आगे चल के F1 F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है हमारा रेस्पायरेशन। कौन सा रेस्पायरेशन? सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, आप याद रखिएगा। कौन सा रेस्पायरेशन? कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इस रेस्पायरेशन के फलस्वरूप क्या बनता है? ATP के रूप में हमको एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म है
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग एनर्जी क्वाइन भी बोलते हैं। एनर्जी क्वाइन क्या, यानी जैसे आपको किसी भी सामान को खरीदने के लिए क्वाइन, ठीक है, सिक्के की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही अगर आपके सेल्स को एनर्जी चाहिए तो हमको एटीपी की जरूरत होगी। ठीक है, सेल्स में एनर्जी एटीपी से मिलती है। और एटीपी कैसे बनता है, जब रेस्पायरेशन होता है। और रेस्पायरेशन में क्या करते हैं हम, फूड मटेरियल को, यानी फूड मटेरियल को ब्रेक किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको हम तोड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। और उसके बाद हमारे पास में एटीपी मिलेगी हमको, और इसी एटीपी से हम लोग क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। एटीपी क्या है, एनर्जी क्वाइन है, और इससे हमको ऊर्जा मिलेगी। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे। यह ध्यान दीजिएगा आप कि ये सेलुलर रेस्पायरेशन है। श्वसन 3 तरह का होता है, बेसिक आप इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। जैसे मैंने इसको कोशिकीय श्वसन इसलिए लिख दिया क्योंकि आप श्वसन का मतलब सोचते होंगे सांस लेना, सांस लेनी दूसरी चीज है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, बाह्य श्वसन। ठीक है, लेकिन ये सेलुलर रेस्पायरेशन से डिफरेंस है। श्वसन में हम क्या करते हैं, यानी बाह्य श्वसन जो होता है उसमें केवल सांस लिया, ऑक्सीजन को अंदर लिया फेफड़े में, और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, वो क्या है, वो बाह्य श्वसन है। लेकिन कोशिकीय श्वसन जो होता है वो सेल के अंदर होता है, क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल के अंदर है। और जब ये सेल के अंदर है तो सेल के अंदर रेस्पायरेशन हो रहा है। सेल के अंदर सर रेस्पायरेशन में होता क्या है, जो हम फूड खाते हैं, आप 10th में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें आपको पता होगा फूड खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आएगा। यहाँ इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसी फूड को ब्रेक किया जाता है, भोजन को तोड़ा जाता है। और जब भोजन टूटता है तो उसमें हमको एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है। ठीक है, एटीपी मिलती है और इसी एटीपी से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टी पाया जाता है, इसी क्रिस्टी में कुछ F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। और रेस्पायरेशन के फलस्वरूप हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, जिसका हम यूज करते हैं। उस ऊर्जा का यूज करते हैं हम अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए, सारी अपने सेल्स की मेटाबॉलिज्म को करने के लिए। जैसे रेस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए भी हमको ऊर्जा चाहिए, भोजन को पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, किडनी को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, आपके हार्ट को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ब्रेन को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो जितनी भी सेल्स हैं उन सबको ऊर्जा चाहिए, और उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक दूसरा नाम भी है। जैसे हम लोग लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या था, लाइसोसोम का नाम था सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सेल को पावर देता है, एनर्जी देता है। तो एनर्जी देता है इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो चलिए बात करते हैं आज के दूसरे सेल ऑर्गेनल्स, प्लास्टिड के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में हो सकता है मैं इसको इरेज कर दूं, इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपको जो भी लिखना हो इसमें से लिख सकते हैं। तो चलिए प्लास्टिड की ओर चलते हैं। तो प्लास्टिड क्या है भाई, प्लास्टिड जो है हमारे पास में, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली इन प्लांट सेल। ये केवल किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। ये हमारे पास में 2 तरह का होता है। प्लास्टिड कितने तरह का होता है, 2 तरह का। अब मैं इरेज कर रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर की चीजें इरेज की जाएंगी। तो ये 2 तरह के होते हैं प्लास्टिक। एक को हम बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, मैं यहां पे लिखता हूं, एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये ज्यादातर करते क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो देखिए ये प्लास्टिड है क्या, प्लास्टिड कलर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स के अंदर कलर प्रोवाइड करते हैं। ये वर्णक, इसको हम लोग बोलते हैं वर्णक। ठीक है, तो वर्णक क्या करते हैं, उसको कलर प्रोवाइड करते हैं। और 2 तरह के होते हैं, एक को ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, यानी ये व्हाइट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट अगर किसी सेल्स में पाया जाता है तो उस सेल का कोई कलर नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे आलू के अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, उसका कोई कलर जैसे व्हाइट कलर का लगभग होता है वो, तो ल्यूकोप्लास्ट में पाया जाएगा। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलर्ड फूल। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलर्ड।
कलर्ड में कई सारे कलर हो सकते हैं, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ठीक है, कई सारे कलर्स हो सकते हैं इसमें। तो उसी क्रोमोप्लास्ट का एक पार्ट है हमारे पास में, इसी क्रोमोप्लास्ट का एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कब बोलते हैं? जब ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए। क्या पाया जाए? क्लोरोफिल। तो अगर उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, इसको याद में एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाए उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इसीलिए मैंने क्लोरोप्लास्ट को नीचे फिगर बना के रखा हुआ है पहले से ही। लगभग सारे प्लास्टिड इसी आकार के होंगे, लेकिन स्पेशली ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड का ही एक पार्ट है। प्लास्टिड के दो पार्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, यानी अगर कोई भी प्लांट ऐसा है जिसका कोई कलर ही नहीं है तो इसका मतलब उसके सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट है। अगर कोई कलर का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई कलर ही नहीं होगा, कलर होगा लेकिन व्हाइट कलर का। जैसे मैंने आलू का एग्जांपल आपको दिया, अगर पोटैटो है आपके पास तो पोटैटो क्या है? उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होंगे, जैसे फ्लावर आप देखेंगे, पत्तियां देखेंगे, पत्तियों में ज्यादातर क्या होता है? क्लोरोफिल ही होता है। इसीलिए सारी पत्तियां, और ये क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है इसको भी याद रखिएगा कि ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के नाते इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और ज्यादातर पत्तियों में पाया जाता है। तो लगभग सारी पत्तियां हरी होती हैं, यानी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल जिस पत्ती या जिस सेल में होगा उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, उस प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाएगा। अब देखिए, क्या क्रोमोप्लास्ट केवल यही एक प्रकार का है? ये तो मैंने ग्रीन का लिया, अभी रेड का अलग होगा, ऑरेंज का अलग होगा, येलो का अलग होगा। अच्छा, मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। कुछ क्या लिखता हूं? जैसे जैंथोफिल एक पिगमेंट है, जैंथोफिल पिगमेंट है, वो क्या करता है? वो येलो कलर प्रोवाइड करता है। यानी ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें जैंथोफिल पिगमेंट पाया जाएगा वो येलो कलर देगा। ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें कैरोटीन पाया जाए वो कैसा देगा? वो ऑरेंज कलर देगा। ऐसे ही सारे पिगमेंट्स अलग अलग कलर देते हैं, और उसी पिगमेंट्स में से एक पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर देता है। तो ग्रीन कलर ज्यादा कॉमन है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड, आप देख रहे हैं दो मेम्ब्रेन इसमें भी है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन थी जिसमें क्रिस्टी पाया जाता है, इसकी इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ होगी, आउटर मेम्ब्रेन भी स्मूथ होती है। तो इसमें एक डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में आप ये देख रहे हैं कि सिक्के जैसे कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इन सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेना। तो ग्रेना क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिसको हम ग्रेना बोलते हैं, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा। तो दो चीजें याद रखना मेम्ब्रेन को छोड़ के। मेम्ब्रेन है ये तो दोनों, मेम्ब्रेन कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी बाहरी झिल्ली और अंदर की झिल्ली। और इसमें दो पार्ट्स और पाए जा रहे हैं, एक तो ग्रेना और एक स्ट्रोमा। ग्रेना क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिक्के जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ग्राना बोलते हैं, और इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ग्रेना और स्ट्रोमा याद रखना। इसी के अंदर अच्छा क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है सर? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? फूड अपना, ये फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज को बनाना, टू मेक, ठीक है। तो ये क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में पत्तियां क्या करती हैं? लाइट यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाती हैं, फूड मटेरियल बनाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यदि किसी भी प्लांट में के सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, या कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड खुद बना लेता है प्लांट। यही खासियत है, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लांट अपना फूड बनाता है किसकी सहायता से? प्लास्टिड वगैरह की सहायता से, यानी क्लोरोप्लास्ट की सहायता से। लेकिन हम नहीं बना पाते, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्लास्टिड है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल यानी हमारी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। नहीं तो हम भी फोटोसिंथेसिस करते, बाल हमारे हरे हरे हो जाते क्लोरोफिल के कारण, सूर्य के प्रकाश में खड़े हो जाते ऐसे जाके, और बाल से हमारे क्या होने का? फोटोसिंथेसिस होता, ग्रीन कलर के बाल होते, आराम से स्टार्च बनता, तो कुछ भोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जैसे प्लांट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए हमारे बाल कैसे हैं? काले हैं। तो काले
कलर क्यों है, उसका भी कारण है, मिलेनिन नाम का पिगमेंट होता है। जैसे इसमें पिगमेंट अभी मैं बता रहा हूँ सारे क्लोरोफिल पिगमेंट है ग्रीन कलर, तो बाल हमारा काला क्यों है, उसमें मिलेनिन नाम का पिगमेंट है हमारे पास में, उसके स्किन का कलर भी काला होता है, उसी के कारण बाल का कलर भी काला होता है। तो इसको याद रखिएगा। दूसरा पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो ये मैंने बताया फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, तो चेक ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अच्छा याद आ रहा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये। इसी को जो हमारे पास में गोल्जी बॉडी था वो क्या करता था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बदलता था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। इसी को हम लोग खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह। ग्लूकोज को ये स्टार्च के ज्यादा हो गया ग्लूकोज जैसे आलू में, तो उसमें स्टार्च के रूप में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, कई सारे ग्लूकोज, जब बहुत ज्यादा, मान लो कोई प्लांट है बहुत ज्यादा ग्लूकोज बना रहा है, उसको उतनी जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। तो प्लांट जो स्टोर करते हैं फूड मटेरियल ग्लूकोज को, उसको हम स्टार्च बोलते हैं। ऐसे हम ज्यादा खाने लगे कुछ, ठीक है, मान लो हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ग्लूकोज को ज्यादा ले रहे हैं, तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो प्लांट स्टोर करे तो उसको स्टार्च, और हम स्टोर करें तो उसको ग्लाइकोजन। तो ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि क्लोरोप्लास्ट करता है। दोनों की एक और खासियत है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। ये जो दोनों सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका एक विशेष नाम है, इनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। तो इसको मैं यहां से ब्लैक कलर से लिखूंगा, इसको आपको याद रखना है, ये स्टार पॉइंट बना के लिख रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स को एक और नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स को हिंदी में बोलते हैं अर्ध स्वायत्त अंग। यहां ऊपर लिखूं, नहीं जगह तो कम है, फिर भी यहां लिख देता हूं, अर्ध स्वायत्त अंग, कोशिकांग बोल सकते हो, अंग क्या, कोशिकांग। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से अपने ऊपर तो नहीं डिपेंड है, लेकिन आधी तरीके से जरूर अपने ऊपर डिपेंड है। मतलब सेमी का मतलब होता है अर्ध, ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त, आधे तरीके से ये अपने ऊपर डिपेंड है। यानी जैसे और सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, कौन कौन सा, मान लो हमारे पास में गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सारे तो कुछ किसी न किसी तरीके से दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, सेल के न्यूक्लियस के ऊपर निर्भर है, या किसी और के ऊपर निर्भर है, न्यूक्लियस के ऊपर निर्भर है, फिक्स है प्रोटीन के लिए। लेकिन ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसमें अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का प्रोटीन होता है। इसको याद रखिएगा कि सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि इन सेल ऑर्गेनल्स में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए पाया जाता है और अपना राइबोसोम पाया जाएगा, डीएनए और राइबोसोम, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी डीएनए और राइबोसोम पाया जाएगा। तो जब इसके अंदर डीएनए पाया जा रहा है, जब इसके अंदर राइबोसोम पाया जा रहा है इन दोनों के अंदर, तो इसका मतलब इनको प्रोटीन के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि प्रोटीन हम जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है या राइबोसोम बनाता है। जब इसके पास खुद का राइबोसोम है तो ये तो खुद अपना प्रोटीन बनाएगा, और जब खुद अपना प्रोटीन बनाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको सेमी ऑटोनॉमस। इसको ज्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपनी सारी सामग्रियों को प्रोटीन बना सकता है। डीएनए है इसके पास, हेरिडिटी मटेरियल, तो न्यूक्लियस में क्यों जाना है इसको, न्यूक्लियस की क्या जरूरत, इसके पास खुद डीएनए है अपने का। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि इनके पास, किसके पास, केवल दो ही सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं सेमी ऑटोनॉमस, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम अर्ध स्वायत्त अंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो ये आज सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सारी चीजें कंप्लीट हुई। जितनी भी थी सेल ऑर्गेनल्स, 6 सेल ऑर्गेनल्स आपको पढ़ने थे क्लास 9th में, तो 6 के 6 मैंने आपको बारी बारी से डिस्कस किया, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में। अब एक आपका लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का बचेगा सेल का, वो है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में हम, तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए। लेक्चर 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं छोटे छोटे लेक्चर मैं जानबूझ के बनाता हूं आपको, जिससे पढ़ने में आसानी हो। 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट का लेक्चर रहता है, तो ज़्यादा लंबे लेक्चर भी मैं बना सकता हूं, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन आपको देखने में सुविधा हो इसलिए मैं लेक्चर को थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, और एक लेक्चर को 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाने का प्रयास करता। तो एक छोटा सा लेक्चर 10-15 मिनट का और बचा हुआ है, सेल डिवीजन आपको बताया जाएगा लेक्चर नंबर 7 में। तो
आप तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए खूब मन लगा के, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी सारी चीज़ें इनके बारे में बताई गई है आप अच्छे से इसको बार बार रिवाइज कीजिए लेक्चर को। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको पढ़िए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़िए, न्यूक्लियस के बारे में पढ़िए। तो सेल का आप कंप्लीट, ठीक है, सेल का कंप्लीट जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने पास कंसीव करके रखिए, यानी इकट्ठा करके रखिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।